अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट क्लास। चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर, लेक्चर नंबर 3। इसमें आज हम डिस्कस करेंगे प्लैंक्स क्वांटम मॉडल, एक्स-रेज, यूजेस ऑफ एक्स-रेज एंड द प्रोडक्शन ऑफ एक्स-रेज एंड द टाइप्स ऑफ एक्स-रेज। तो स्टार्ट कर रहे हैं प्लैंक्स क्वांटम मॉडल से। तो ये प्लैंक्स जो है, मैक्स प्लैंक एक साइंटिस्ट हैं, एक जर्मन फिजिसिस्ट हैं, ठीक है, जिन्होंने क्वांटम मॉडल जो है वो पेश किया था, एक क्वांटम थ्योरी पेश की थी सन 1900 में। He awarded Nobel Prize in 1908 AD और इन्हें नोबेल प्राइज भी दिया गया था 1908 AD में। मेन पॉइंट्स हैं इनके मॉडल के। ये जो मॉडल है हमारा प्लैंक्स क्वांटम मॉडल, इसी के बेस पे जो है वो बोर से क्वांटम मॉडल जो है वो प्रपोज किया था बोर ने, क्योंकि इस मॉडल से जो है हमें काफी कुछ जो है इंफॉर्मेशन मिलती है। जो हमारी पुरानी बुक थी उसके अंदर पहले मैक्स प्लैंक का जो है वो क्वांटम मॉडल पढ़ाया गया था और उसके बाद हमें बोहर्स मॉडल पढ़ाया गया था, क्योंकि बोहर का मॉडल जो है वो इन्हीं के मॉडल के ऊपर बेस करता है। ठीक है, वो किस तरह से, वो इसके मेन पॉइंट्स पढ़ के हम समझ जाएंगे। ओके, एनर्जी इज एब्सॉर्ब्ड एंड रेडिएट इन द फॉर्म ऑफ क्वांटम। जो एनर्जी एब्सॉर्ब होगी और जो रेडिएट होगी किसी भी एटम से, तो वो किस फॉर्म में होगी? क्वांटा की फॉर्म में होगी। एंड क्वांटा मींस पैकेट ऑफ एनर्जी। ठीक है जी, क्वांटा जो है वो जो हमारी एनर्जी होती है, जो हमारी लाइट है, जो हमारी लाइट ट्रैवल कर रही है एक जगह से दूसरी जगह, वो क्वांटा की सूरत में करती है, वो पैकेट्स की सूरत में करती है। ठीक है, वो एनर्जी के पैकेट्स होते हैं। द क्वांटा ऑफ अ लाइट इज कॉल्ड फोटोन, और उस क्वांटा को, उस पैकेट्स ऑफ एनर्जी को हम कहते हैं फोटोन कहते हैं। ठीक है, एटम्स कैन नॉट एब्सॉर्ब और इमिट एनर्जी कंटीन्यूअसली। एटम जो है वो ना कंटीन्यूअसली एब्सॉर्ब करते हैं एनर्जी को और ना ही इमिट कर सकते हैं। हमने बहुत के मॉडल में इस चीज को स्टडी किया था कि एटम जो है वो कंटीन्यूअसली एब्सॉर्ब नहीं करते एनर्जी को, इसीलिए वो लाइन स्पेक्ट्रम की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो इसी बेस के ऊपर, इसी जो है मॉडल के ऊपर जो है वो बेस करता था। अच्छा, इसके बाद है एटम्स कैन नॉट, द एनर्जी ऑफ अ फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। अब जो है एनर्जी जो है फोटोन की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन के। ठीक है जी, यहाँ पर मैंने मेंशन नहीं किया। So the energy of a photon is directly proportional to the frequency of photon. जो एनर्जी होगी फोटोन की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी उसी फोटोन की फ्रीक्वेंसी के। ठीक है, मतलब एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का जो ताल्लुक होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एक दूसरे से। अच्छा, ऐसी पॉइंट को मैथमेटिकली हम डिस्कस कर लेते हैं। दैट इज E is directly proportional to frequency, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। अब क्या करेंगे हम? प्रोपोर्शनलिटी की साइन को हटाएंगे और एक कांस्टेंट लेके आएंगे, और वो कांस्टेंट क्या होगा? वो कांस्टेंट हमारा h होगा। अब ये h क्या है? हियर h इज द प्लैंक कांस्टेंट for whose value is, अब ये h जो है हमारा वो प्लैंक का कांस्टेंट है अपना, और उसकी वैल्यू जो है वो 6.634 into 10⁻⁻34 जूल सेकंड्स। ठीक है जी, तो ये है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। इसकी बेस पे हमारा पूरा बोहर का मॉडल जो है वो पेश किया गया था। तो अब जो है हम पढ़ते हैं एक्स-रेज के बारे में, एक्स-रेज क्या होती है। ओके, फिर अब एक्स-रेज को पढ़ते हैं। एक्स-रेज वाज डिस्कवर्ड बाय जर्मन फिजिसिस्ट डब्ल्यू रोएंटगेन। डब्ल्यू रोएंटगेन ने 1895 में एक्स-रेज को जो है वो डिस्कवर किया था। ये एक जर्मन फिजिसिस्ट भी थे। When cathode rays strike the metallic anode, X-rays produced. जब कैथोड रेज, वही हमारा डिस्चार्ज ट्यूब के एक्सपेरिमेंट था जिसमें कैथोड रेज जो है वो टकराती थी एनोड रेज से। ठीक है, तो अब जो क्या मामला है कि when cathode rays strike the metallic anode, X-rays produce। जब एक्स-रे कब प्रोड्यूस होती हैं? जब आपका कैथोड रेज जो है वो, जो आपके इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मेटालिक एनोड से आके टकराते हैं। एक्स-रेज कैन पास थ्रू पेपर, रबर, ग्लास, ह्यूमन फ्लैश। एक्स-रेज जो है वो पास हो सकती है पेपर में से, रबर में से, ग्लास में से और इंसानी गोश्त में से। सही, ह्यूमन फ्लैश मतलब इंसानी गोश्त। एक्स-रेज आर कॉल्ड रोएंटगेन रेज। एक्स-रेज को रोएंटगेन रेज कहा जाता है। पुराने जमाने में एक्स-रेज को अननोन रेज कहा जाता था। ठीक है, एक्स का मतलब जो है वो अननोन होता है, तो उसे अननोन रेज कहा जाता है क्योंकि किसी को नहीं पता था इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में कि किस तरह से ये जो है वो प्रोड्यूस होती है। सही है, और इनका जो है मामला क्या है, इनकी जो एप्लीकेशन है वो क्या होंगी, तो इसलिए जो है इनको अननोन रेज कहा जाता था। और उसके बाद फिर रोएंटगेन ने जब इसकी डिस्कवरी की, जब डिस्कवरी किया, इसके बारे में जब स्टडी किया, तो उसके ऊपर जो है नाम इसका रखा गया कि एक्स-रेज नहीं है, ये रोएंटगेन रेज है। लेकिन वही बात के लोगों के मुंह पे जो है वो चढ़ चुका था एक्स-रेज, काफी जो है वो फैल चुका था आवाम के अंदर, तो इसीलिए जो है आज तक उसे एक्स-रेज ही कहा जाता है। रोएंटगेन रेज कोई भी नहीं जानता है इसको रोएंटगेन रेज। ठीक है, एक्स-रेज आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू इनर ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक्स-रे जो है वो प्रोड्यूस होती है किस तरह से? इनर ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से।
अच्छा, अब एक्स रेज, अब जो इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन है, इलेक्ट्रॉन तीन जगहों से निकल सकता है। एक तो हमने बात की थी कैथोड रेज, ठीक है। दूसरा जो है वो कहां से निकलता है, वो न्यूक्लियस के अंदर से निकल सकता है बीटा रेज के जरिए। तीसरा होता है हायर स्टेट्स से निकलना। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है जो कि लोअर एनर्जी लेवल में है, हमने उसे एनर्जी दी और उसे हमने कहा मिल गया हायर स्टेट में। अब जब और उसे एनर्जी देंगे तो हायर स्टेट से कहां जाएगा, वो बाहर निकल जाएगा। तो जब बाहर निकलता है इलेक्ट्रॉन किसी हायर स्टेट से तो उसे हम कहते हैं कि जो है वो इनर ट्रांजिशन स्टेट से जो है इलेक्ट्रॉन खारिज हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब इस डायग्राम के जरिए समझते हैं कि एक्स रेज किस तरह से प्रोड्यूस होती हैं। हमने क्या किया, एक मेटालिक एनोड लिया और एक कैथोड लिया। हम ये जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किस तरह होती है, आपकी कैथोड से जो है रेज निकलती हैं और वो कहां जाती है, एनोड की तरफ जाती है, ठीक है। तो यही मामला हुआ, कैथोड से जो है रेडिएशंस निकलती हैं, वो जाती है एनोड के ऊपर, और जब वो एनोड से टकराती हैं, जब वो एनोड से टकराई तो उसमें से क्या हुआ, एक्स रेज जो है वो फॉर्म हुई, ठीक है। अननोन रेज, अननोन शुआएं जो है उसमें से निकली, तो उनका नाम हमने रखा था एक्स रेज, ठीक है। अब ये कैसे हुआ था मामला, इसे जो है डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर 5000 वोल्टेज देने पड़े थे हमें, और जो प्रेशर था वो लो करना पड़ा था। ये हम जानते हैं पहले भी, या किसी गैस को कंडक्टर बनाना है तो हाई प्रेशर और लो प्रेशर पे जो है वो पॉसिबल है। तो यही काम किया गया था इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर कि लो प्रेशर मेंटेन किया गया था, हाई वोल्टेज दिए गए थे। उस वजह से क्या हुआ, कैथोड से जो शुआएं निकली और एनोड पे टकराई, तो उस स्ट्राइकिंग की वजह से, उस टकराने की वजह से जो है क्या हुआ, एनोड से कुछ रेज निकली, उन रेज का नाम एक्सरे होता है। अच्छा, प्रॉपर्टीज क्या है, एक्सरेज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस विद लो वेवलेंथ, इनकी वेवलेंथ जो है वो लो होती है, सही है। एक्सरेज है हाई फ्रीक्वेंसी, एक्सरेज की जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ज्यादा होती है। एक बात याद रखिएगा कि जिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की वेवलेंथ कम और लो होगी उनकी फ्रीक्वेंसी हमेशा हाई होगी, ठीक है। जिनकी लो वेवलेंथ होगी उनकी फ्रीक्वेंसी हाई होगी, इसलिए हम कहते हैं कि जो वेवलेंथ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के। अच्छा, एक्सरेज ट्रेवल्स विद स्पीड ऑफ लाइट, ये जो आपकी एक्सरेज है ये स्पीड ऑफ लाइट से ही ट्रेवल करती हैं, दैट इज 3.3 into 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है। एक्सरेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, एक्सरेज जो है वो स्ट्रेट लाइन के अंदर ट्रेवल करती हैं लाइक कैथोड रेज। एक्सरेज कैन अफेक्ट फोटोग्राफिक फिल्म, एक्सरे जो है वो अफेक्ट कर सकती है फोटोग्राफिक फिल्म को, हम पहले बात कर चुके हैं इसकी। फोटोग्राफिक फिल्म्स वो हमारे पास शीट्स होती हैं, इनके ऊपर जब लाइट स्ट्राइक करती है तो उसके ऊपर वो स्पॉट छोड़ देती हैं। एक्सरेज डैमेज लिविंग सेल्स, एक्सरे जो है वो डैमेज कर सकती है आपके लिविंग सेल्स को, ठीक है। इसलिए कहा जाता है कि अगर आप एक मर्तबा हम क्या करते हैं, एक्सरे करवाते हैं तो हमारी जिंदगी का 1 सेकंड जो है वो खत्म हो जाता है, ठीक है। यूजेस क्या है एक्सरेज के, एक्सरेज यूज्ड टू डिटरमाइन बोन फ्रैक्चर, एक्सरेज को इस्तेमाल किया जाता है बोन फ्रैक्चर को डिटरमाइन करने के लिए, कि हमारी हड्डी जो है वो कहां से फ्रैक्चर हुई है, कहां से टूटी है, हाथ की हो या पांव की हो, ठीक है। एक्सरेज यूज्ड टू ऑब्जर्व बुलेट इन फ्लैश, हमारे जिस्म के अंदर जब कोई गोली बेवस्त हो जाती है तो उसे भी ऑब्जर्व करने के लिए, उसे भी ढूंढने के लिए जो एक्सरे का इस्तेमाल किया जाता है। डेंटिस्ट यूज्ड टू एग्जामिन डिफेक्टिव टीथ्स, उसे डेंटिस्ट भी जो है वो इस्तेमाल करते हैं डिफेक्टिव टीथ को डिटरमाइन करने के लिए, ठीक है, एग्जामिन करने के लिए, क्योंकि जो कीड़ा होता है दांत के अंदर तो दांत में ही लगता है, हड्डी है, ठीक है। तो हड्डी में जब वो कीड़ा लगता है तो एक्सरे के जरिए जो क्या होता है उसकी आइडेंटिफिकेशन होती है, ठीक है। एक्सरे इज यूज्ड टू डिस्ट्रॉय कैंसर सेल्स, एक्सरे का इस्तेमाल किया जाता है कैंसर सेल्स को किल करने के लिए, ठीक है। कैंसर सेल्स को किल करने के लिए, क्योंकि हमने ऊपर बात की थी डैमेज लिविंग सेल्स, तो हमारा जो कैंसर सेल है वो भी एक लिविंग सेल है, वो भी फैलता है, वो भी बढ़ता है, ठीक है। उसकी जो है वो किल करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए हमें एक्स-रेज की जरूरत होती है, ठीक है। और इस अमल को जो है कीमोथेरेपी कहा जाता है, ओके। टाइप्स हैं एक्स-रेज की, 2 टाइप्स हैं, के सीरीज एंड एल सीरीज। अगर आपको याद हो हमने बात की थी के और एल की, ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। के आपके पास जो एक स्पेक्ट्रा बनता है और जो एल स्पेक्ट्रा बनता है, हमने स्पेक्ट्रम के अंदर बात की थी इसकी। सो के सीरीज हाई एनर्जी होती है और एल सीरीज लो एनर्जी होती है। अच्छा, इफ एनोड हैज लार्ज एटॉमिक नंबर देन के सीरीज इज फॉर्म। अच्छा जी, अगर एनोड का जो है आपने एनोड वो एनोड रखा है जिसका लार्ज एटॉमिक नंबर है, ठीक है, कोई बड़ा एटॉमिक नंबर है उसका, तो उसमें से कौन सी सीरीज निकलेगी, उसमें से के सीरीज फॉर्म होगी, ठीक है। और एल सीरीज का फॉर्म होती है, उसकी लो एनर्जी होती है, तो एनोड हैज स्मॉल एटॉमिक नंबर। अगर आप कोई ऐसा एनोड इसमें इस्तेमाल करते हैं डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, इसका एटॉमिक नंबर स्मॉल होता है, तो उसमें क्या होगा, आपकी एल सीरीज जो है वो फॉर्म होगी, ठीक है। ओके, फिर मोज़लेस लॉ पढ़ते हैं। हेनरी मोज़ले examined X-rays of 38 different anodes। हेनरी मोज़ले ने
जो है वो 38 डिफरेंट एनोड्स की एक्सरेज को जो है वो क्या किया, एग्जामिन किया। एंड इसने क्या ऑब्जर्व किया, ही ऑब्जर्व दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरेज इज इंक्रीज विद द इंक्रीज इन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इन एनोड। मतलब क्या मामला है इसका, इसने जो है वो 38 डिफरेंट एलिमेंट्स लिए, उनके एनोड्स बनाए और फिर क्या किया, उन्हें हाई सोर्स वोल्टेज जो इन्होंने मुहैया किए और फिर उसने ऑब्जर्व क्या किया, उसने ऑब्जर्व किया कि जो फ्रीक्वेंसी है एक्सरेज की वो बढ़ रही है, इंक्रीज इन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। जब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं मतलब हम क्या कर रहे हैं, एटम्स बढ़ा रहे हैं, ठीक है। एटम का जो ऐसे एटम्स रखते हैं जिनका एटॉमिक नंबर जो है वो बड़ा है, तो उसमें से फ्रीक्वेंसी भी जो है वो ज्यादा निकल रही है। हमने बात की के सीरीज के अंदर कि जो आपके लार्ज आपके एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट्स हैं उनमें से के सीरीज निकलती है, सही है। तो द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम, अच्छा फिर क्या बात हो गई, ये इन्होंने अपने पेश किया कि द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर एंड इज डिनोटेड बाय Z। ये वो साइंटिस्ट हैं मोज़ले जिन्होंने एटॉमिक नंबर की डिस्कवरी की थी बाय यूजिंग दिस कांसेप्ट, ठीक है। इस कांसेप्ट का इस्तेमाल करके इन्होंने एटॉमिक नंबर की डिस्कवरी की और उसी के बाद इन्होंने जो है अपना पीरियडिक लॉ पेश किया था, जिसे हमने पढ़ा था मॉडर्न पीरियडिक लॉ के अंदर, ठीक है। इनका जो है वो एटॉमिक नंबर की बुनियाद पे जो है वो रखा गया है। इससे पहले जो पीरियड टेबल था वो मेंडलीव का था और मेंडलीव ने जो क्लासिफिकेशन की थी, जो पीरियड टेबल की स्केच बनाया था वो एटॉमिक मास की बुनियाद पे था, तो इसलिए जो है वो एटॉमिक मास की बुनियाद पे उसको इन्होंने जो रिजेक्ट किया था और फिर अपना एटॉमिक लॉ रखा था, अपना मॉडर्न पीरियडिक लॉ रखा था और उसे एटॉमिक नंबर की बेसिस पे अरेंज किया था, ओके। सो अगर इसी बात को हम मैथमेटिकली देखें इस पॉइंट को, दैट फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स-रेज इंक्रीज विद द नंबर ऑफ इंक्रीजिंग नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ते हैं फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। इसी बात को अगर हम देखते हैं मैथमेटिकली तो क्या बनेगा वो, अंडर रूट न्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z। ये मामला क्या है, मैं पहले इसको हटा देता हूं यहां से अंडर रूट को और लिख देते हैं कि फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर, ठीक है। अब अंडर रूट क्यों लगाया है हमने, बुक ने अंडर रूट क्यों मेंशन किया है और क्यों लगाते हैं अंडर रूट हम कभी भी किसी भी वैल्यू के ऊपर, वो इसीलिए लगाते हैं क्योंकि उसकी वैल्यू बहुत बड़ी होती है, फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू होगी वो बहुत ज्यादा आएगी, तो उसे कम करने के लिए, उसे छोटा करने के लिए हम क्या करेंगे, अंडर रूट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इसी तरह ग्राम्स लॉ ऑफ डिफिजन में भी होगा, ठीक है, कि जो बड़ी वैल्यू आ रही होगी तो उसके लिए हम जो है अंडर रूट लगा देंगे ताकि वो वैल्यू जो है वो छोटी आ जाए, सही है। तो ये था मोज़ेस लॉ जो कि 1913 में उन्होंने पेश किया था। तो ये आज का हमारा लेक्चर था, होपफुली आपको सारी बातें जो है वो समझ आई होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मुलाकात होगी, तब तक ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।